गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 9 का अध्याय 4 है, जो कि उसका नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, पहले हम आपको पाठ का नाम लिख के दिखा रहे हैं। अध्याय 4 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये जो अध्याय है बहुत आसान है प्रिय बच्चों, और आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए। आपको यह चैप्टर पूरी तरह से बहुत आसान तरीके से समझा देंगे, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो पहले आपको समझना है चर क्या होते हैं और फिर रैखिक क्या होते हैं। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं, फिर आपको समीकरण बताते हैं। तो चर का मतलब होता है इंग्लिश में वेरिएबल। चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। चर का मतलब यह होता है कि जिसका मान हमेशा बदलता रहे, एक ही मान फिक्स ना रहे, उसी को हम चर कहते हैं। ठीक, तो जैसे चर हमारे A to Z तक जो लेटर होते हैं, कोई भी अक्षर अगर आप लिख रहे हैं तो उसे चर के रूप में मान सकते हैं। लेकिन समीकरण के अनुसार कुछ चर को हम अचर भी मान लेते हैं और कुछ चर को चर ही रहने देते हैं। तो जैसे हम अभी एक समीकरण लिख के आपको समझा रहे हैं कि कौन चर हैं कौन अचर हैं। तो रैखिक का मतलब समझ लो। रैखिक का मतलब ऐसा चर जिसका घात सिर्फ एक हो, एक से ज़्यादा और कम ना हो। ठीक है, तो एक जनरल समीकरण लिखते हैं जिसमें दो चर रहेगा और रैखिक भी रहेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लिखा है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। यह आपका जो समीकरण है दो चरों में रैखिक समीकरण है। अभी इससे पहले हमने आपको बताया कि A से लेकर Z तक जितने भी लेटर होते हैं लगभग सब चर में आते हैं। तो चर में इसलिए आते हैं कि वहाँ पे दिया रहता है कि ये सब चर हैं या अचर हैं। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका जो चर का काम करेगा, अगर पूछा जाए चर क्या है तो आप कहेंगे चर X और Y है, और अचर का मतलब क्या होगा, A होगा, B होगा और C होगा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। अभी आप कह रहे थे कि ABCZ जो भी अक्षर आते हैं सब चर होते हैं, तो यहाँ से अचर कैसे हो गया। तो जब समीकरण बनता है उसके साथ साथ और अलग अलग वैल्यू भी दी रहती हैं, इसलिए जब भी समीकरण लिखा जाता है तो वहाँ पे लिख दिया जाता है जहाँ X Y आपके चर हैं और ABC क्या हैं, अचर हैं। अचर में क्या हो सकते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है प्रिय बच्चों, ये आपका वास्तविक संख्या हो गया। तो जो AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 देख रहे हैं आप लोग, यही आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं। ठीक है, और कभी कभी इसी समीकरण को दूसरे फॉर्म में दे देता है। दूसरे फॉर्म का मतलब जैसे बराबर के दाहिने साइड आप लोग देख रहे हैं 0 है, तो वह दाहिने साइड 0 न लिखकर जो अचर होता है, जो कांस्टेंट होता है, जो भी कोई वास्तविक संख्या होती है उसे लिख दिया जाता है। तो उसका फॉर्म इस प्रकार कुछ होगा, या कर AX प्लस BY बराबर D कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ लोग C को ही उधर ले जाना चाहते तो आप C को भी ले जा सकते हैं। उसे आप ऐसे लिखेंगे AX प्लस BY बराबर -C। ठीक है प्रिय बच्चों, यह हो गया आपका दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, अब आइए एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं इस समीकरण को हल कैसे किया जा सकता है। एक बात और आप लोग को समझा दें कि जब दो चर वाला बात होगा तो जो दो चरों का जो गुणांक होता है, जो कोफिशिएंट होता है, वो कभी 0 नहीं होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं A नॉट इक्वल 0, मतलब A 0 के बराबर नहीं है, और B नॉट इक्वल 0, B भी 0 के बराबर नहीं है।
तभी रैखिक समीकरण होगा। अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो दो चरों में रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि जब वो 0 हो जाएगा तो 4 ही गायब हो जाएगा, इसलिए वह उसमें समीकरण नहीं होगा। और सी डी जो अचर वैल्यू है इधर बराबर किधर, या जिसमें वेरिएबल या चर नहीं लगे हैं वो वाला, जिसमें एक्स वाई नहीं लगे हैं, वो अगर 0 हो सकता है तब भी आपका दो चरों में रैखिक समीकरण माना जाएगा। जैसे इस रूप में देख लीजिए, जैसे लिख दिया जाए 3x + 5y बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x है y है, लेकिन जो अचर वैल्यू जो हमने इसे ऊपर समीकरण सी और डी में बनाया था वो नहीं है, तब भी इसको आप कहेंगे यह भी दो चरों में रैखिक समीकरण है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, एक उदाहरण के द्वारा आपको इस सवाल को आगे से बढ़ाते हैं। आप वीडियो में बने रहिए। प्रिय बच्चों, उदाहरण अब हम आपको बताने चले। उदाहरण नंबर 1 है, पृष्ठ संख्या 93 पर है। ठीक है, ये आपके मनोहर रे की किताब से हम पढ़ा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 93 है। उदाहरण लिखा है, नीचे दिए गए समीकरण को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। अब आपको a b c का मान बताना है और उन समीकरण का प्रयोग करके 4 समीकरण दिया है। देखिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला समीकरण लिखा है, हम उसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर। पहला है आपका 2x + 3y बराबर 4.37। ठीक, अभी हमने बताया है जो भी बराबर के दाहिने साइड संख्या रहती है सबको हम बाएं साइड लाते हैं, तब फिर हल करते हैं, तभी आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, जो 4.37 है उसे दाहिने से बाएं साइड लाना पड़ेगा। जब दाहिने साइड अगर प्लस है तो बाएं साइड माइनस होगा, और बाएं साइड दाहिने साइड अगर माइनस होता है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। देखिए 2x + 3y - 4.37 बराबर 0। और जनरल जो समीकरण होता है वो क्या दिया है, ax + by + c बराबर 0। जब आप इससे तुलना करेंगे, यहाँ लिख देते हैं तुलना करने पर, जब आप इससे तुलना करेंगे तो a बराबर आपका आ जाएगा 2, b बराबर आपका आ जाएगा 3 और c बराबर आपका आ जाएगा -4.37। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले सवाल का। ठीक है, हमारे ख्याल से कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो भी x का है ये गुणांक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट 2 है तो ये बराबर 2। इसी प्रकार y का कोफिशिएंट b है, फिर y का कोफिशिएंट 3 है तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ कांस्टेंट है, अचर वैल्यू है, c बराबर डायरेक्ट जो भी है प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में तो माइनस में लिख देंगे। आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका सवाल दिया प्रिय बच्चों, x - 4 = √3 × y। ठीक है, अब इसको भी आपको दाहिने से बाएं साइड ही लाना पड़ेगा। अब दाहिने साइड देखें प्लस में दिया है, बाएं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो हम लिखेंगे x - √3y। अब इसको इधर लाया, फिर माइनस है तो -4 अपना लिख देंगे बराबर 0। जनरल इक्वेशन से तुलना कर देंगे तो क्या होगा, ax + by + c बराबर 0। जब इससे आप क्या करेंगे, तुलना करने पर जब आप इस समीकरण से इसका तुलना करेंगे तब देखिए क्या आता है, a बराबर आपका 1 हो जाएगा। अब बहुत लोग कहेंगे सर 1 तो दिख नहीं रहा है। अभी हमने बताया जो भी x का गुणांक होगा 0 नहीं होगा, 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। अगर -1 होता तो माइनस लिखा रहता, 2 होता 2 लिखा रहता, 5 होता 5 लिखा होता। किसी संख्या में आप 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या रहती, इसलिए 1 को नहीं यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 1 है कि नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तब भी आप समझ जाओ कि 1 है। ठीक है, अब देखिए b का मान क्या दिया है, b का मान माइनस में होगा और √3 है। जैसे यहाँ y का गुणांक b है, यहाँ y का गुणांक
√3 है, माने करड़ी में 3 है, और माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। और इसी प्रकार सी का जो मान होगा -4 हो जाएगा। अब आप लोग से रिक्वेस्ट हो रहेगा मेरा कि आप लोग जो 2 सवाल बच रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ABC का मान लिखकर कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इन दोनों सवाल को भी हम आगे हल करके आपको दे देंगे। फिर अगले वीडियो में अगला उदाहरण रहेगा, फिर पूरे प्रश्नावली का सवाल रहेगा। तब तक आप लोग से यही गुजारिश रहेगी, आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए, जहाँ भी समस्या हो आप कमेंट करिए, पूछ सकते हैं। हमारे तरफ से पूरी सहायता आप लोग की जाएगी। धन्यवाद प्रिय बच्चों।